what are the consequences of plagiarisms? प्लेगरिज्म्स के संदर्भ में अगर ये फाइनलाइज हो जाता है, ये आपका ये कॉपी पेस्ट वर्क है या ये प्लेगरिज्म है, तो कौन से प्रोविजंस है, कौन सी जोगवाई है जो आपके कैरियर को, जो आपके फ्यूचर को, जो आपके प्रोफेशन को इफेक्टेड हो सकती है। डिसिप्लिनरी एक्शंस, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस आ सकते हैं। आपका जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकता है। एज पर योर इंस्टीट्यूशंस लॉ एंड ऑर्डर प्रोविजंस, सस्पेंशन भी आ सकता है। आप जिस पोस्ट पे हो या जिस पद पे आप कार्यान्वित हो, वहां से आपको लो ग्रेड पे किया जा सकता है। अब मैं डिस्कस करूंगा जो हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, शैक्षणिक एवं संशोधनात्मक गतिविधियों के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, जो रेगुलेशंस पीएचडी और एमफिल के संदर्भ में 2016 में जो मिनिमम अवार्ड्स फॉर एमफिल और पीएचडी कुछ नॉर्म्स बताए, द गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें ये पूरा पब्लिश्ड हुआ नोटिफिकेशंस। ये आपको पीएचडी करना है तो सो एंड सो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी होगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सबमिशन करना होगा, आपको 2 क्रेडिट कोर्स जो करने होंगे, आपको एज पार्ट ऑफ रिसर्च आपको यूजीसी कैर के जर्नल्स में आपको आर्टिकल पब्लिश करने हैं, आपको पब्लिशिंग जो प्रॉपर वे में हो उसकी सारी गाइडलाइन फॉलो करनी है। ये सारे प्रोविजंस में जो यूजीसी ने नोटिफिकेशन दिए 2016 में जो मिनिमम अवार्ड का आया, उसके बाद 31 जुलाई को जो प्लेगरिज्म के प्रिवेंशन के बारे में आया, वो सभी के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, इन 31 जुलाई 2018 यूजीसी ने एक रेगुलेशंस पब्लिश किया, यूजीसी रेगुलेशंस फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, भारत के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, भारत की जितनी संशोधनात्मक संस्थाएं हैं जो रिसर्च एवं डेवलपमेंट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गतिविधियां के साथ में को रिलेटेड है, वो संशोधन कार्य को वो इंक्रीज कर रही है, संशोधन कार्य में डे बाय डे संशोधन में बढ़ावा कर रही है, वो सभी के लिए उनकी एजुकेशनल एज वेल एज रिसर्च पर्पस सारी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग ये पॉलिसी के बारे में अवेयर होना, अवगत होना बहुत ही जरूरी है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव of this policy are in this Gazette of India of this policy number 3 is for objective of promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions. As per policy, the main objective are to create awareness about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity, and prevention of misconduct, including plagiarism in academic writing among students, faculty, research and the staff. देखो सबका यहाँ पे सबको इंक्लूड कर दिया है, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स एंड स्टाफ।
मतलब ये हुआ कि ये आपके जो स्नातक कक्षा से लेके आपके संशोधन कार्य तक जितनी भी गतिविधियां जुड़ी है या टीचिंग के साथ को रिलेटेड है या रिसर्च एस्पेक्ट के साथ को रिलेटेड है, ये पॉलिसी सभी जगह पे लागू होती है। टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म through education and training to facilitate responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity, and deterrence from the plagiarism. To develop system to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarisms and punish students, faculty, researchers, or staff of HEI committing the act of plagiarism. तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, काफी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर ये पॉलिसी के अंदर पब्लिश किए गए हैं। आप यूजीसी की जो वेबसाइट है, जो URL, उनके माध्यम से भी ये सारा डिटेल्स आप जान सकते हो। पर ये मैंने आपको बताया ना कि ये छात्र से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, कहीं ना कहीं सबको ये पॉलिसी कहीं ना कहीं सबको इफेक्टेड हो रही है, कहीं ना कहीं सभी जगह पे ये पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। ड्यूटीज ऑफ HEI, एवरी HEI higher educational institutions should establish the mechanism as prescribed in this regulation to enhance awareness about responsible conduct of research and academic activities, to promote academic integrity and to prevent plagiarism. हर एक जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो संस्था है, उनको एज पर द प्रोविजंस ऑफ HEI, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पॉलिसी, उनको प्रॉपर मैकेनिज्म्स सेटअप करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं, सभी लोग जो इसके साथ जुड़े हैं उनको पॉलिसी की सभी प्रोविजंस या जोगवाइयों के साथ उनको अवगत करना है। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आगे भी बताया कि आपको स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ, स्टाफ के साथ डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम हर एक सेमेस्टर के दरमियान आपको करने हैं, आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सारी चीजें एज पर द पॉलिसी हर एक शैक्षणिक संस्थान है, एवरी जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको कहीं ना कहीं ये उनके एकेडमिक कैलेंडर के दरमियान ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। मैंने वही अवेयरनेस और प्रोग्राम ट्रेनिंग के संदर्भ में बताया कि उनमें जो पॉलिसी में प्रोविजन दिया है, इंक्लूड द कार्डियल प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी इन द करिकुला ऑफ अंडर ग्रेजुएट, कंपल्सरी कोर्स वर्क मॉड्यूल फॉर मास्टर एंड रिसर्च स्कॉलर एंड ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स organized for faculty members and staff members, include elements of responsible conduct of research and publication ethics, training for using PDS, उसको कैसे एक्सेस करना है उसकी ट्रेनिंग भी देनी है, establish faculty with the modern technology for detection of plagiarisms, encourage students, faculty, researchers and staff to register or international researchers registry system, उनको जो रजिस्ट्री सिस्टम्स है जो ग्लोबली है वहां भी मतलब उनको रजिस्टर करके जो रिसर्च में क्वालिटी है, जो रिसर्च में इंप्रूवमेंट है, उसके संदर्भ में अवेयरनेस प्रोग्राम करने, ट्रेनिंग प्रोग्राम करने, उनको इथिकली, उनको मतलब जो उनका रिसर्च हो रहा है, उनका जो टीचिंग हो रहा है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल भी है, PG भी है और रिसर्च वर्क भी है, तीनों इन हायर एजुकेशन, स्नातक, अनुस्नातक और संशोधन, तीनों कक्षा तक के जो छात्र है, अध्यापक है एवं वहीवटी अधिकारी है, सभी को ये पॉलिसी कहीं ना कहीं सभी जगहों पे लागू होती है और ये सभी के लिए
एज पर द पॉलिसी वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना है, उनको अवगत करना है। सिमिलरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन, ये प्रोविजंस पॉलिसी में दिया गया है कि जो सिमिलरिटी चेक्स है, जो सिमिलरिटी आती है उसमें एक्सक्लूड का प्रोविजन क्या है। ऑल कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस विथ ऑल नेसेसरी परमिशन और एट्रीब्यूशन, all references, bibliography, table of content, preface and acknowledgement, all generic terms, law, standard, symbol and standard equations. Note, the research work carried out by the student, faculty, researcher and staff shall be based on original ideas, which shall include abstract, summary, hypothesis, observations, result, conclusions and recommendations only, and shall not have any similarities. It shall exclude a common knowledge or co-coincidental terms up to 14 consecutive words. This is the various level of plagiarisms given in the policy. The level 0, similarity up to 10%, minor similarities, there is no penalty. Level 1, similarity above 10 to 40%, have certain rules and regulations for further submissions. Level 2, similarity above 40 to 60%. Under level 3, similarity above 60%. Various panels provision given in the higher education institutions. Departmental academic integrity panel and institutional academic integrity panel. दो टाइप्स की जो कमिटी है, दो टाइप की जो पैनल्स है, उनका रचना करना, उनको बनाने का प्रोविजन दिया गया है। इन ए डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल DAIP, 3 members, chairman is the head of the department, members senior academician from the outside the department, members the person who well versed with the anti-plagiarism tools, principle of natural justice, assess level of plagiarism and recommend penalty, report in a 45 days to IAP, उनको जो इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है उनको रिपोर्ट करना है, जो आपके पास प्लेगरिज्म की नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई, उनको आपने प्रॉपर्ली जस्टिफाई किया, और जस्टिफाई करने के बाद आपको IAIP इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को रिपोर्टिंग करना है। उनमें जो प्रोविजंस है, फॉर मेंबर्स द चेयरमैन is the pro vice chancellor, dean, senior academicians, member, senior academicians other than chairman, members from outside HEI, members, person who well with the anti-plagiarism tools, decision making body, review the recommendations of DIP, जो DIP ने जो recommendation किया उनको review करना है, report to head of HEI within 45 days, finding and final bindings and decisions. Penalty का ये provisions है, imposed on the student pursuing study at the level of masters in research program on the researchers, faculty or staff. Only after academic misconduct of part of the individuals has been established without doubt, when all avenues of appeal have been executed and individual in a questions has been provided enough opportunity to defend himself or herself. पूरा मतलब जो टाइम लिमिट दिया जा सकता है उनको डिफेंड के लिए, ये प्लेगरिज्म है नहीं, सिमिलरिटी है या नहीं, ये उनका खुद का ओन वर्क है। जब भी जो प्रोविजन, जब भी कुछ क्लेम्स होता है, पेनल्टी होती है, तो डिफेंड का भी पूरा प्रोविजंस, उनको जस्टिफिकेशंस के लिए पूरा टाइम दिया जा सकता है। ये पेनल्टी की बात जो मैं बात कर रहा हूँ, जो लेवल्स बताए ना, टोटल 4 लेवल्स,
level 0 up to 10%, no penalty in the thesis and dissertation level as well as academic and research publications level. Level 10 to 40%, revise script within 6 months for the thesis and dissertations, and academic and research publication, withdraw manuscript. Level 40 to 60%, to submitting a revised script for a period of 1 month. In academic and research publication side, withdraw manuscript, denied rights to 1 annual increment, not to be allowed to be a supervisor to as a new master MPhil PhD students. In level 3, above 60%, student registration for that program shall be cancelled. In a academic and research publication side, withdraw manuscript, denied rights to be 2 successive annual increment, not to be allowed to be a supervisor for any master or MPhil PhD students, scholar, period of 3 years. UGC policy on self-plagiarism dated 20th April 2020. Reproduction in a part of whole of one's own previously published work without adequate citations and a proper acknowledgement, and claiming most recent work as a new and original for and any academic advantage amounts to text recycling, also known as a self-plagiarism, and is not acceptable. Text recycling self-plagiarisms include republishing the same paper already published elsewhere, publishing smaller or work for a longer and previous, reusing data already used in a published work or communicated for publications, breaking up a longer and larger study in a smaller section and publish them as altogether a new work. तो ये आप अपना खुद का वर्क है जो उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग आइडिया से लेके आप उसको रीपब्लिश करते हो, रीप्रोडक्शन करते हो. तो 20 अप्रैल को ये कोविड-19 के ड्यूरिंग में ये जो नोटिफिकेशंस पा रहा है, ये आपको सेल्फ प्लेगरिज्म के दायरे में लाता है. मैं आपको फेयर यूज प्रोविजन की बात करूंगा यहाँ पे. जब हम प्लेगरिज्म्स, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, रिसर्च एथिक्स और यूजीसी की पॉलिसी के संदर्भ में जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये फेयर यूज के लिए जाना भी बहुत जरूरी है. फेयर यूज is the provision in Indian Copyright Act, Section 52(1)(ai) of Copyright Act 1957. The statutory framework for fair dealing in India follows a common law, as noted earlier, does not define a dealing. For section, the legal provision for fair dealing provides that. मतलब जब आप कोई भी वर्क आप रिसर्च और प्राइवेट स्टडी के संदर्भ में कर रहे हो, आपका कॉमर्शियल पर्सपेक्ट नहीं है पर एक एकेडमिक पर्पस है, उसके संदर्भ में आप कहीं ना कहीं को कंटेंट का यूज कर रहे हो, कोई न्यूज़पेपर का कंटेंट ले रहे हो, कोई मैगजीन का कंटेंट ले रहे हो, कोई पीरियोडिकल्स का कंटेंट ले रहे हो, या कोई आप ई कंटेंट का भी एक्सेस कर रहे हो, पर आपका जो पर्पस है ओनली एंड ओनली एकेडमिक पर्पस है. आपका पर्पस कहीं कॉपी पेस्ट नहीं है, आपका पर्पस कॉमर्शियल नहीं है. तो एज ए फेयर यूज रिसर्च और एजुकेशन के संदर्भ में आप कोई भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो. द मेन थिंग है आपको उसका परमिशन लेना जरूरी है, आइदर आपको उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना जरूरी है. आइदर उससे जो प्रीवियसली कंटेंट जो पब्लिश्ड हुआ है, जो रिसर्च पब्लिश्ड हुआ, अगर उसको आप कॉमर्शियल एक्सेस करते हो, उसकी आप पेटेंट फाइल करते हो और आपका कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है या कॉमर्शियल पर्पज से आप उसको एक्सेस कर, आपके बेनिफिट्स के संदर्भ में उसको आप यूटिलाइज करते हो, तब ये फेयर यूज के मतलब दायरे में नहीं कंसिडर किया जा सकता, वो एंटी प्लेगियरिज्म उसको कहा जा सकता है. तो फेयर यूज यानी अच्छा मतलब जो उपयोग है यूटिलाइजेशन से, वो हमको एकेडमिक पर्पस से, हमको लेक्चर किसी को डिलीवर करना है, हमको किसी को समझाना है, हमको किसी को अवेयर करना है, वही सारे संदर्भ में हम इसको एज ए फेयर यूज वो कंटेंट यूज कर सकते हैं और उसको प्रॉपर एक्नॉलेज करना बहुत ही जरूरी है. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपी का केस हुआ था पब्लिशर्स के रिगार्डिंग. ये केस में
मैटर्स चली काफी कोर्ट में, मतलब वन बाय वन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी गई, पब्लिशर्स भी गए, फोटोकॉपी सब बंद हो गया। एट द एंड में जब जो जजमेंट मैंने अंदर दिया है, बताया है, उसमें जब फाइनलाइज हुआ कि ये जो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स को फोटोकॉपी के लिए जो बुक दे रहे थे वो कोर्स पैक के रिगार्डिंग, यानी कोई पर्पस उनका ओनली एकेडमिक पर्पस था। तब ये केस जो कोर्ट ने बोला पब्लिशर्स को कि ये एक फायर यूज है, उनके अभ्यास, उनके एजुकेशन के पर्पज से उनको ये कोर्स पैक दिया जा रहा है जेरोक्स के लिए। तो ये केस में ये जो पब्लिशर्स जो लोग है वो उसके सामने, मतलब उनका केस जो जजमेंट आया था उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी या ये पब्लिशर्स जो शॉप्स है वो कहीं ना कहीं पब्लिशर्स के सामने जीत गई थी। ये फोटोकॉपी शॉप वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मतलब जो कंसर्न पर्सन थे जो फोटोकॉपी के लिए बुक दे रहे थे, उनका एक ही एस्पेक्ट था, ओनली कोर्स पैक, एकेडमिक पर्पस। तो ये फेयर यूज कंसिडर किया गया और उसी बेसिस पे ये केस को निकाल दिया गया। ये प्लेगरिज्म के कुछ केसेस है। देखो मैंने भी ये कुछ गूगल से लिया है, तो मैंने ये कब लिया मैंने उसका प्रॉपर साइटेशंस दिया है। आप कहीं से भी कोई भी कंटेंट लेते हो, मैंने 3/11/2019 को ये एक्सेस किया था, तो मैंने प्रॉपरली उसी दिन जब एक्सेस किया, क्योंकि ये ऑनलाइन लॉग जनरेट होता है, वो चीज भी मैंने यहाँ मेंशन की है। और मैंने आपको पूरे लेक्चर के दरमियान जो भी कंटेंट मैंने जहाँ से ली है वो सभी का मैंने आपको यहाँ पे मेंशंस, जो सारे रेफरेंसेस है। मेरा एक पर्पस था एज ए एकेडमिशियंस, एज ए, हम सब एक ही है, हम सब एक ही फील्ड में जुड़े हैं, तो हम रिसर्च कर रहे हैं या हम कोई भी कंटेंट या किसी का कंटेंट ले रहे हैं, उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना जरूरी है। वो सारी चीज मैंने यहाँ पे बताई है। तो ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने यहाँ मेंशंस किए, जो कंटेंट मैंने जहाँ से ली है उस कंटेंट के मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस देने के एक होनेस्टली अप्रोच किए हैं। तो वंस अगेन ये मेरा सेशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। मैं फिर से HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश जोशी सर और उनके एंटायर टीम को, और IITE के ऑनरेबल वाइस चांसलर सर डॉक्टर हर्षद पटेल सर और जो सारे स्टाफ मेंबर्स, ये ऑनलाइन रिफ्रेशर्स, ओरिएंटेशन या PhD कोर्स बस कोविड-19 के दरमियान टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग कम्युनिटी को, रिसर्च कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म देके, मतलब उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। उनको टाइम की लिमिटेशंस नहीं है, उनको प्लेसेस की लिमिटेशंस नहीं है, 24/7 वो अपनी जगह से ये उनका रिसर्च वर्क, ये इनका रिफ्रेशर कोर्स जो ये कंप्लीट करने की, फुलफिल करने की ये प्रोविजंस, ये सुविधा दी है। मैं दोनों अथॉरिटी को तहे दिल से अभिनंदन देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। थैंक यू।